नमस्कार, बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो यूपीपीसीएल की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करके आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यूपीपीसीएल की ये भर्ती आई है, इसके बारे में हम क्या करते हैं देख लेते हैं। ये मैंने आपका यूपीपीसीएल का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। यूपीपीसीएल में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। हमारा पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है इलेक्ट्रिकल, और जूनियर इंजीनियर की निकली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। देखते हैं इसमें हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें हम पोस्ट की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 81 पोस्ट है, ये इलेक्ट्रिकल की बता रहा हूँ मैं। अनरिजर्व में 81 है। ईडब्ल्यूएस में हमारी 21 वैकेंसी निकाली है, और ओबीसी में कितनी है 25 वैकेंसी है। एससी में 60 वैकेंसी आई है, और एसटी में 4 वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में देखते हैं कितनी वैकेंसी है। अनरिजर्व में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में 4 है, एससी में 6 है, और एसटी में 1 भी वैकेंसी नहीं है। इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। पे स्केल के बारे में हम बात करते हैं। पे स्केल कितना रहेगा इसका पे स्केल रहेगा 7th पे कमीशन के आधार पर इसका पे स्केल रहेगा। 44,900 रुपये इसका मिनिमम पे स्केल रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि बच्चों के पास क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। देखते हैं हम जूनियर इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें इन्होंने लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय द प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, और अ डिप्लोमा इक्विवेलेंट थ्रू देयर टू रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, या इसी के इक्विवेलेंट कोई भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसको AICTE कंडक्ट कराता है। AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके बारे में आगे देखते हैं हम। आपके पास इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का ही क्या होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से। इसके बाद हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है। इसमें भी आपको 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए उत्तर प्रदेश से, और यह क्या चाहिए 3 साल का ही आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए जो AICTE कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम। इसके बाद आपको 3 साल का ही डिप्लोमा चाहिए किसी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से। एज के बारे में देखते हैं हम। एज का क्या क्राइटेरिया रखा गया है इसमें। जो मिनिमम एज है वो 18 साल, और जो मैक्सिमम है 40 साल रखी गई है एज पर 1/1/2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 तक कम से कम 18 साल का होना चाहिए। रिलैक्सेशन के बारे में हम देखते हैं किसको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा उसको जिसने 24 माह की यानी कि 2 साल की कम से कम अप्रेंटिस की हो, या आपको SC ST OBC में उत्तर प्रदेश के है तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद देखते हैं एक्स सर्विसमैन, जो कम से कम 5 साल तक आर्म्ड फोर्स में रहा हो भारत में, उसको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो फ्रीडम फाइटर है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद जो फिजिकल हैंडीकैप है इसको कम से कम 15 साल का, इसको मैक्सिमम 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इन सारे एज रिलैक्सेशन के बाद कोई भी कैंडिडेट 55 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या कहा गया है, जो SC ST और OBC है नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट हैं, और जो EWS कैंडिडेट है, और जिनके पास जो ओरिजिनली उत्तर प्रदेश है उनका डोमिसाइल है, उनका रिजर्वेशन है।
SC ST OBC EWS कैटेगरी जो अदर स्टेट से है और OBC जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं वे किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखे जाएंगे। कहने का मतलब ये है अगर कोई भी स्टूडेंट यूपी से दूसरे स्टेट का है तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप है उसको 5%, जो टोटल वैकेंसी है उसका 5% रिजर्व किया गया है। एक्स सर्विसमैन को टोटल वैकेंसी का 4% रिजर्व किया गया और जो फिजिकल हैंडीकैप है उसको टोटल वैकेंसी का 2% रिजर्व किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं NOC देखते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है तो उसको एक NOC की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद देखते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि UPPCL के एग्ज़ाम कहाँ कहाँ हो सकते हैं और इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसका जो एग्ज़ाम हो जाएगा वो होएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT जो इसका होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा। इसका जो सेंटर है वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ, इन शहर में क्या किया जाएगा? इनका सेंटर रखा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। क्वेश्चन पेपर का जो टाइम पीरियड रहेगा 3 घंटे का रहेगा, जिसमें टोटल 200 मार्क्स होंगे और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें से 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? सब्जेक्ट के होंगे जिसमें आपने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद आपके जो अदर 50 क्वेश्चन बचे उससे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी से होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए। एडमिट कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए जो आपने एप्लीकेशन में दिया है, यानी कि जो आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल किया गया है। एक वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड चाहिए, जैसे पासपोर्ट हो गया, DL हो गया, वोटर ID होगा, आधार हो गया या पैन हो गया। ठीक है, इस तरह का कोई एक फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए। यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि जो भी कम से कम इसमें 30% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे के 30% मार्क्स नहीं आए तो उसको क्या फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो ये होगा मेरिट के आधार पर होगा। इसके आगे हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसके आगे हम देखते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम देखते हैं। इसमें क्या है? सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो ए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उनको कहाँ भेजा जाएगा? ट्रेनिंग भेजा जाएगा, जितने टाइम के लिए UPPCL डिसाइड किया जाएगा। और जब उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड एज अबॉर्शन एज पर एक्साइटिंग रूल्स ऑफ UPPCL। उसी के बाद क्या कर दिया जाएगा? आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा, पोस्ट दे दी जाएगी। अब हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट डेट। फीस स्ट्रक्चर देखते हैं हम पहले। इसकी जो SC कैटेगरी की फ़ीस है जो UP के डोमिसाइल के है और ST की है UP डोमिसाइल में, उनकी 700 रुपये रखी गई है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है या अदर बैकवर्ड क्लास OBC है उनकी 1000 रुपये रखी गई है। जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके सिर्फ 10 रुपये रखे गए हैं। 10 रुपये क्या है? ओनली प्रोसेसिंग चार्ज है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के हैं उनकी फ़ीस कितनी रखी गई है? 1000 रुपये रखी गई है। फ़ीस जो है हम कैसे जमा कर सकते हैं? नेट बैंकिंग के थ्रू हम जमा कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, या आप क्या कर सकते हो SBI में चालान फॉर्म के द्वारा भी फ़ीस जमा कर सकते हो। इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है हम दिखाते हैं आपको, डेट्स। देखें, डेट्स देखते हैं। एप्लीकेशन जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 दिसंबर से, और कब तक भरा जाएगा? आपका 28 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की डेट है वो भी 4 दिसंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 तक है। अगर आप ऑफलाइन चालान सबमिट करते हो SBI में तो आपको जो डेट दी जाएगी 30 दिसंबर तक दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? 30 दिसंबर तक दी जाएगी।
और जो इसका CBT यानी कि एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो संभावित डेट रखी गई है फरवरी 2021 के फर्स्ट वीक में रखी गई है। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आए हम आपको सबसे पहले उसकी खबर दें।